आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत 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 सारे यूजेस हैं। मेनली अगर 12th लेवल में देखें तो आप इसका सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं गाउसेस थ्योरम पे। और गाउसेस थ्योरम को यूज करते हुए आप आगे देखेंगे ये कितना आसान हो जाता है कि एक ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज दिया जाता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता लगाना। सो गाउसेस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसे समझने के लिए, उसे सही तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इसे समझने से पहले एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि इसे हम एक फील के साथ समझ पाए। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। मेरे पास देखिए एक स्क्वायर शेप का बोर्ड है और उसमें यहां पर एक स्क्वायर शेप का होल है और मैं इसमें ऊपर से लाइट इंसिडेंट करवाऊंगा और इसे मोड़ते हुए, इस तरह से मोड़ते हुए देखूंगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। ये इंसिडेंट किया लाइट, आप नीचे लाइट का जो ट्रेस है उसे देखें। अब अगर मैं इसे मोड़ता हूं तो देखिए सेम होल है, ऑब्वियसली एरिया उसका सेम है, लेकिन लाइट उससे कम पास कर रहा है। कुछ इसी लॉजिक से हम आगे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे मेजर करते हैं और साथ ही साथ सरफेस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी क्यों माना जाता है और उसका डायरेक्शन क्या माना जाता है। तो जैसा कि हमने यहां पर देखा कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड था कुछ ऐसा, यहां पर ये था छेद इसका, यहां से लाइट पास हो रहा था और लाइट जो पास हो रहा था, लाइट रेज को अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर एक्सट्रीम एंड के लाइट रेज को ड्रॉ करूं तो ये 1 2 3 4, इसके अंदर जितने भी रेज है सब पास हो जाएंगे, ऐसे यहां से पास हो जाएगा। लेकिन इसके बाहर, इस रीजन के बाहर जो लाइट रेज है वो पास नहीं हो पाएगा। तो अगर इसे मैं थोड़ा और एलेबोरेटली ड्रॉ करने का कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा कि लाइट रेज जो इस सेक्शन से पार हो रहा है, क्योंकि लाइट रेज जो है ये बोर्ड पे नॉर्मल था पहले केस में, तो जो इस सेक्शन से पार हो रहा है वही लाइट रेज जो है इस छेद से पार होगा और उसका जो ट्रेस है वो हमें नीचे टेबल में दिख रहा था। अब अगर हम एक इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं, ये इक्वेशन पूरी तरह से मैथमेटिकल हो ना हो, लेकिन इससे समझ थोड़ा ज्यादा आएगा कि कितना लाइट रे पास कर रहा पहले केस में। ये पहला केस है जब हमने बोर्ड को ऐसे रखा था कि लाइट रे इस पे नॉर्मल हो। सो टोटल रे पासिंग, लाइट रे जो पास कर रहा है, टोटल लाइट रे जो पास कर रहा है, ये बराबर होगा, यहां से आप देखें जितना लाइट रेज इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को क्रॉस कर रहा है पर यूनिट एरिया। सो रे पासिंग पर यूनिट एरिया, रे पासिंग पर यूनिट एरिया, इसके साथ अगर हम इसका टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर देखिए इसका जो एरिया होगा इसका भी वही एरिया होगा, तो हमें टोटल रे पासिंग मिलेगा, रे पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया। अब ये जो एरिया ए है इसे इवैल्यूएट करने के लिए कुछ वेरिएबल हम एसोसिएट कर लेते हैं। तो इसका जो लेंथ है एल है, इसका जो ब्रेड्थ है बी है। सिमिलरली इसका लेंथ जो है हमें एल मिलेगा और इसका जो ब्रेड्थ है ये हमें मिलेगा, ये बी है। तो हम यहां से कह सकते हैं ए जो है ये है एल इंटू बी। ये तो पहला केस था। दूसरे केस में हमने क्या किया, दूसरे केस में हमने कार्डबोर्ड को मोड़ दिया कुछ ऐसे। तो जब मुझे मुड़ा तो ये जो छेद था ये भी मुड़ गया ऐसे। अब देखिए उतना लाइट रे क्रॉस नहीं करेगा। कितना लाइट रे क्रॉस करेगा, अगर इसे हम डिटरमाइन करते हैं यहां से तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट से मिला दे आप इस पॉइंट को, एक्सट्रीम जो रेज है उसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, और उसी तरह से इसे मिला दे। अब देखिए अगर इन दो पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो आप पाएंगे जो लाइट रेज इस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है वही अल्टीमेटली बाहर निकल पाएगा छेद से, और जो लाइट रेज इस सेक्शन में है वो अब रुक जाएगा। कहां पर रुकेगा, इसके ऊपर वाला सेक्शन में रुक जाएगा। तो अब हम कहेंगे इस सेकंड केस में जो लाइट रे पास करेगा वो अब इस एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। अब जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा। इस एरिया से जो लाइट रे नॉर्मली क्रॉस कर रहा वही बाहर निकल पाएगा, बाकी रुक जाएगा। सो इस सेकंड केस में हम कहेंगे कि जो रे पासिंग है, सेकंड केस में, केस नंबर 2 जब हमने मोड़ दिया, तो इस केस में रे जो पास करेगा, रे पासिंग या पास्ट जो भी कहें, ये बराबर होगा रे पासिंग पर यूनिट एरिया
रे पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू, अब देखिए जो रे इस सेक्शन से पास कर रहा, तो इसके लिए लेंथ तो एल ही है, लेकिन ब्रेड्थ जो है वो चेंज हो गया, इतना सा अब ब्रेड्थ हो गया। पहले केस में कितना ब्रेड्थ था, इतना था, अब ये चेंज होके थोड़ा कम हो गया। ये कितना हो गया, चलिए इसे नाम दे देते हैं, ये हो गया बी डैश्ड, सो बी डैश्ड हो गया ये। सो अब कहेंगे इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एल इंटू बी डैश्ड, जबकि एरिया क्या था, ए क्या था, ए था एल इंटू बी, अब ये हो गया एल इंटू बी डैश्ड। अब बी डैश्ड और बी को अगर आप इंटर रिलेट करने का कोशिश करते हैं ताकि हम यहां पर ए को इंट्रोड्यूस कर सके, इस ए को, तो हम क्या करेंगे, देखिए आप इस सेक्शन को कंसीडर करें और साथ ही साथ आप ये देखें कि जो एंगल बन रहा है यहां पर, ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। हमने कितना मोड़ा इस बोर्ड को, थीटा एंगल मोड़ा। तो अब यहां से आप ये कह सकते हैं कि चूंकि ये पूरा का पूरा लेंथ ये बी था, हमने मोड़ दिया, ये अब भी बी होगा, मोड़ने से इसका लेंथ तो चेंज नहीं होगा, अब भी ये बी है। तो अब ये जो सेक्शन है इसे यहां पर अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसे। ये सीधा था, फिर हमने इसे मोड़ दिया, मोड़ने से लाइट रेज जो है यहां से ऐसे क्रॉस कर रहा है। यहां पर अब भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि लाइट रेज जो है ये इस पहले वाला सिचुएशन पे जो कार्डबोर्ड था उस पे नॉर्मल था। सो ऑब्वियस सी बात है, यहां 90 डिग्री का एंगल था तो यहां भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये थीटा था और ये जो मोड़ने के बाद भी जो ब्रेड्थ है वो तो बी ही होगा, सो बी है। ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला, ये बी डैश्ड होगा। बी डैश्ड देखिए ये वाला है यहां से यहां तक, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां तक होगा बी डैश्ड। सो यहां से हम कह सकते हैं बी और बी डैश्ड को इंटर रिलेट करते हुए, ये थीटा है यहां पर, सो आप कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी डैश्ड डिवाइडेड बाय बी। कोसाइन ऑफ थीटा क्या होता है, एक राइट ट्राइंगल में कोसाइन ऑफ थीटा होगा एडजेसेंट साइड, ये वाला एडजेसेंट साइड है जो कि बी डैश्ड है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां से आगे हम कह सकते हैं बी डैश्ड जो है ये होगा बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो यहीं पर हम आगे ये कह सकते हैं कि ये जो है ये हो जाएगा रे पासिंग पर यूनिट एरिया। चलिए इसे एक नाम दे देते हैं, रे डेंसिटी। डेंसिटी हमेशा वॉल्यूम के साथ ही रिलेटेड होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। डेंसिटी कभी कभार हम एरिया के साथ भी इंटर रिलेट करते हैं, तो यहां पर रे डेंसिटी का मतलब हो जाएगा रे पासिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इनटू ये जो पार्ट है इसके लिए हम कहेंगे एल इंटू बी इंटू यहां पर बी डैश्ड के लिए बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, सो बी डैश्ड के लिए बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, सो बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब एल इंटू बी को हम ए से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, सो यही बन गया रे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। एरिया मतलब इसका जो रियल एरिया है, इसका जो रियल एरिया है छेद का वो। सो यहां से देखिए ए जो कि एल इंटू बी था, सो एल इंटू बी को हमने ए कहा, सो ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये तो रे के केस में हुआ, लाइट रे जब पास कर रहा, जो कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा। अब यहीं से आगे बढ़ते हुए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं तो सबसे पहला टर्म ये फ्लक्स, इसका लिटरल मीनिंग होता है फ्लो। तो यहां अगर हम लाइट रे जो कि इस एरिया से फ्लो करके बाहर निकल रहा, चाहे ऐसा है या फिर ऐसा है, तो हम उसे कह सकते हैं लाइट रे का फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो तो हमें यह देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना फ्लो कर रहा है उस जगह से। अगर हमें देखना है इस एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो इस एरिया से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, कम फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तो फ्लक्स कम होगा। इसी तरह से अब आगे देखेंगे यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। जहां जहां लाइट रे था, जैसे कि ये एक लाइट रे था, ये एक लाइट रे, ये एक लाइट रे, ये एक लाइट रे, बीच में बहुत और भी सारे रेज थे। अब रेज को आप इमेजिन करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेगा एरिया को, चाहे ये सीधा हो या फिर ऐसे टेढ़ा हो, कोई भी केस हो, तो फील्ड लाइंस जितना क्रॉस करेगा उस एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। रेज ऐसा ही केस हो गया फिर। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है
फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये होगा फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। सो फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, तो इसे हम कह सकते हैं फील्ड लाइंस डेंसिटी, जैसे हमने रे डेंसिटी को कहा था। सो ये हो गया फील्ड लाइन डेंसिटी इनटू, अगर फर्स्ट केस की बात करें जब एरिया ऐसा था, सीधा था, तो इनटू हम सिंपली कह सकते हैं इसका एरिया। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में जब हमने सरफेस को मोड़ दिया तो हम कहेंगे अब जो फ्लक्स होगा ये बराबर होगा फील्ड लाइन डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, फील्ड लाइन यहां पर लाइन डेंसिटी होता, फील्ड लाइन डेंसिटी इनटू एरिया इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। सेम केस है, लाइट रेज की जगह फील्ड लाइंस पास कर रहा, सो इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये जो है फील्ड लाइन डेंसिटी, ये तो फिजिक्स का टर्म नहीं है, इसे हम फिजिक्स के टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के टर्म में देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो हमने ये देखा था कि किसी रीजन में जब फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, और फील्ड लाइन का डेंसिटी अगर कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी जो है वो सिनोनिमस है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, ये चलिए फिजिक्स का टर्म नहीं है, चलिए मैं मान लेता हूं, वैसे ये ज्यादा इंट्यूशन देता है आपको, तो ये चलिए फिजिक्स का टर्म नहीं है। हमें स्ट्रिक्ट फिजिक्स के टर्म में अगर इसी को सब्सटीट्यूट करना है तो हम किससे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? फील्ड लाइन डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, फील्ड लाइन डेंसिटी घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। जितना ज्यादा डेंसिटी होता है, फील्ड लाइन का डेंसिटी डबल हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर डबल माना जाता है। दैट मीन फील्ड लाइन डेंसिटी इज सिनोनिमस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहां से इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो इनटू कोसाइन ऑफ थीटा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है इसे क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ना देखें, क्योंकि ये सारे जो है मैग्नीट्यूड्स हैं, हेंस ये वेक्टर्स नहीं है, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो अब E इंटू ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, एक्सप्रेशन ध्यान से देखें, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके मैग्नीट्यूड को हमने यहां कंसीडर किया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर अगर हम एरिया को वेक्टर बना देते हैं और उसका डायरेक्शन कुछ खास ऐसा बनाते हैं कि यहां पर इस केस में, इस सेकंड वाले केस में, एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया अगर वेक्टर हम बनाएंगे तो उसका डायरेक्शन होगा, तो उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच अगर थीटा एंगल बना सकते हैं हम, तो इसी को तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज वेक्टर। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर हमें पता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो एंगल इन दोनों के बीच का होना चाहिए थीटा। सो हम एरिया वेक्टर को कुछ ऐसे चूज करेंगे, कुछ ऐसे इसे बनाएंगे ताकि इसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाए। इस सेकंड वाले केस में क्या कर सकते हैं हम? चलिए इस सेक्शन को हम फिर से ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या बन सकता है। तो यहां ये शुरुआती समय में ऐसा था, कौन? ये बी, इसे हमने मोड़ दिया, कुछ ऐसा बना। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा वो तो नॉर्मल है, ये इस पे नॉर्मल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये एंगल बन रहा है थीटा। यहां पर ये जो है मोड़ने के बाद बी हमें दिख रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे क्रॉस कर रहा है। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ये सरफेस एरिया होगा, ये वाला हमें एक साइड दिख रहा है सिर्फ। अगर हम किसी तरह से इसका डायरेक्शन को ऐसे बना दें, उसी पे नॉर्मल, सरफेस एरिया पे नॉर्मल उसका डायरेक्शन, तो फिर ये जो एंगल है, ये एंगल हमें मिलेगा, ये होगा थीटा, इसी एंगल के बराबर होगा वो। आप इसे जियोमेट्री से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि ये 90 डिग्री का है, ये थीटा है,
तो इस ट्राइंगल में इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा, टोटल इंटरनल एंगल जो टोटल होगा वो तो 180 डिग्री होना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब हमने क्या माना था, ये जो था ये वाला जो एरो है ये इस सरफेस पे जो है, जब हमने मोड़ा था सरफेस को तो उस सरफेस पे जो है नॉर्मल है। सो ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए 90 माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया ना टोटल 180 डिग्री। ये 180 डिग्री बनना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन है। सो इसीलिए हम कहेंगे ये जो एंगल है ये थीटा है। तो सरफेस एरिया का डायरेक्शन यहां से इस पॉइंट से इस मुड़ा हुआ जो सरफेस है, इस मुड़े हुए सरफेस का डायरेक्शन अगर हम उसी पे नॉर्मल मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड, जो कि सिंपली सरफेस एरिया होगा इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ध्यान से देखें, ये अगर एरिया का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल थीटा। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसे इंट्यूटिवली समझ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इक्वेशन ऐसा क्यों बनता है इसे भी हम समझ सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल केस था जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? क्योंकि हमने रे पासिंग से उसे इवैल्यूएट किया था, उसे समझने का कोशिश किया था। हमने ये माना था कि रे पासिंग पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इज इक्वल टू टोटल रे पासिंग। दैट मीन इस पूरे रीजन में जो रे पास कर रहा उसका डेंसिटी सेम है, रे डेंसिटी जो है वो सेम है। अब चूंकि वहीं से हमने आगे बढ़ा था तो यहां पर जो फील्ड लाइन डेंसिटी की हम बात कर रहे थे वो भी कांस्टेंट होगा इस रीजन में। तो इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा तो उसका डेंसिटी सेम होना होगा, तब जाके हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो डेंसिटी अगर सेम होगा तो हम कह सकते हैं वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी बढ़ेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। लेकिन अगर डेंसिटी सेम रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। सो ये जो इक्वेशन है ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस में जो वो फ्लक्स बनाएगा उसके लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो सकता है एक सर्टेन रीजन में, एक सर्टेन सरफेस में, हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो वहां पर क्या करेंगे, मान ले एक सरफेस है कुछ ऐसा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग है, यहां पर थोड़ा ज्यादा है, यहां पर और ज्यादा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमें इस सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेना होगा, इनफाइनाइटेसिमल एरिया में तोड़ लेना होगा। एक एक का जो एरिया होगा बहुत कम होगा, ds होगा, चलिए मान लेते हैं। तो इतना छोटा एरिया के लिए यहां पर आप मान सकते हैं इस छोटे से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बहुत छोटा सा रीजन है, बहुत छोटा सा एरिया है। तो यहां हम छोटे से रीजन के लिए फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं, यहां मैं लिख दूं फाई से। तो छोटे से रीजन के लिए फ्लक्स जो होगा डी फाई होगा। इसे हम इवैल्यूएट करेंगे और इसे इवैल्यूएट करने के बाद टोटल फ्लक्स जो है उसके लिए हम डी फाई को कर देंगे इंटीग्रेट। यहां लिमिट हम उस सिचुएशन के हिसाब से बैठाते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, आप कह सकते हैं कि टोटल जो एरिया है उस एरिया में हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। इसका एप्लीकेशन आपको आगे काफी जगह पे मिलने वाला है, तो वहां जाके हम देखेंगे अलग अलग सिनेरियो में हम क्या करने वाले हैं।